वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है और पूरे भारत ने अपने एक होने का सबूत दिया है। और इसी भारत की बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, पूरे भारत ने तिरंगा लहराकर, हर घर पर, हर गाड़ी पर, हर जगह पर तिरंगा फहराकर ये सबूत तो दे दिया कि हाँ, भारत हर भारतीय के दिल में बसता है। देखो, इसमें कोई शक था ही नहीं। और मेरे को ये लगता है कि मैं कई बार ऐसा सोचता था पिछले कुछ सालों में 15 अगस्त एक छुट्टी की तरह रह गया था जी। और हमारी जो नई जनरेशन आ रही थी उसके अंदर पेट्रोटिज्म और ये वैल्यूज़ को डीपली इम्बाइब करने के लिए ये सिंबल्स बहुत ज़रूरी होते हैं जी। आपको आपकी एक्शन से दिखाना पड़ता है कि क्या कोई भी चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप देखो घर में झंडा आएगा जी, फिर आप उसको कितनी रिस्पेक्ट के साथ लगाते हो, उसके सामने सैल्यूट करते हो और फिर उसको रिस्पेक्ट के साथ जब आप फोल्ड करके रखते हो तो आपसे बच्चे पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं जी। तब आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है उनको बताने के लिए कि इस तिरंगे का क्या महत्व है, हमारा देश क्या है, इसकी हज़ारों साल का कल्चर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। और ये भी एक मौका होता है बताने का कि हमने क्या गलतियां की जी। और आज हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम इस देश को वो एक आइडियल देश बनाएं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको एनवाइसेज करता है। जी। पीएम मोदी ने भी सर अपनी स्पीच में पूरे भारत के लिए अपना विजन बताया। उन्होंने बताया कि हम भारत के लिए क्या क्या करना चाहते हैं और भारत को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। देखो, हमारे जो भारत के लिए गोल हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो गोल्स हम कभी भी अचीव नहीं करेंगे। वो इम्पॉसिबल गोल्स हैं, पर मैं इसको नेगेटिवली नहीं कह रहा और वो इम्पॉसिबल होने भी चाहिए। पर हमारा इस वक्त मेजर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम हर रोज भारत को कल से बेटर बनाएं। हर रोज हम इसको और इक्विटेबल और हेल्दी और इक्वालिटी वाला, जिसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हमारी रिलीजन, हमारे रंग, हमारे जेंडर या हमारे किसी भी हैंडीकैप के बेसिस पे हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला और ज़्यादा मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम हो, फेयर सिस्टम हो, भाई भतीजावाद उसके अंदर कम हो जैसा कि वो बोल रहे हैं जी। पर मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बातों से एग्री करता हूं। पर मेरे को लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक मेरिटोक्रेसी बेस्ड और डेवलप्ड नेशन बनाना होता है उसमें सिर्फ भाई भतीजावाद हमारे देश में प्रॉब्लम नहीं है जी। हमारे यहाँ पे जिस तरह से रिजर्वेशन को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको भी रीलुक करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हमारे जो भी सर्टन ग्रुप्स, सर्टन वर्ग जिनके सर्टन चैलेंजेस रहे हैं हिस्टोरिकली, हु नीड सर्टन सपोर्ट, उनको वो देने की जरूरत है पर उसको वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आज वो चैलेंजेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो हमें अगर मेरिटोक्रेसी बेस्ड नेशन बनाना है तो हमें किन वर्गों को किस तरह से सपोर्ट करनी है उसको एक मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रीथिंक करने की जरूरत है ताकि हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों को एक बराबरी से ऊपर उठने का मौका मिले। हमें कुछ अपनी हिस्टोरिकल इनकरेक्शंस, हिस्टोरिकल बाय आई मीन दिस शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लास्ट 200 और लास्ट 70 ईयर्स स्पेसिफिकली रिकरेक्ट करने की जरूरत है। हमें भारत के वासियों को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में बांटना बंद करना पड़ेगा। हम सबको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं जी। हम किसी को, अगर हम अपने आप को माइनॉरिटी या मेजॉरिटी देखेंगे तो हम अपने आप को बांटेंगे, अपनी समुदाय को या अपने समाज को बांटेंगे। हमें अगर फिर एक किसी समुदाय को जस्ट बिकॉज उनके नंबर्स कम हैं या ज्यादा हैं कोई भी स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी तो वो दूसरे समुदाय को अखरेगी। और जब समुदायों को, किसी समुदाय को स्पेशल प्रिविलेज मिलती है वो सोसाइटी में और डीपली उसके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करती है। इससे बेटर ये होगा कि विदाउट लुकिंग एट समवंस रिलीजन, विदाउट लुकिंग एट समवंस कास्ट, उनके जो चैलेंजेस हैं हम उनको एड्रेस करें। अगर एक बंदे के पास एक सर्टन कम्युनिटी के लोग, वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, वो मुस्लिम रिलीजन के हो सकते हैं, वो किसी भी क्रिश्चियन रिलीजन के हो सकते हैं, अगर उनके पास फाइनेंशियल चैलेंज है, उनकी इनकम, तो हम उनको उसके बेसिस पे सपोर्ट दें और वो सपोर्ट भी ऐसी हो जो हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं उस पे इम्पैक्ट ना डालें। आप उनको फ्री एजुकेशन दो, आप उनको स्कॉलरशिप दो, सर्टन लेवल तक की जॉब्स में आप रिजर्वेशन भी रखो, बट जो सर्टन क्रिटिकल रोल्स हैं जहां पे इंटेलेक्ट और पूरे देश का भविष्य इन्वॉल्व है उन चीजों में हम सिर्फ मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम पे चलें। तो मेरे को ये लगता है कि हम
अपने ये जो चीज़ें होती हैं कि किसी को लेबल कर देना जी, किसी को माइनॉरिटी बोल देना, किसी को किसी कास्ट का बोल देना, या किसी को ये सारी चीज़ें बांटने का काम ज़्यादा करती हैं, जोड़ने का काम कम करती हैं। और हर भारतीय को, स्पेशली जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो सो कॉल्ड इकोनॉमिकली सोशल स्टेचर में प्रिविलेज्ड हैं, उनको ये मानना पड़ेगा कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी भारतीयों को ऊपर उठाना जी, उनके लिए कंट्रीब्यूट करना। तो उनको अपने मन में कभी भी ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि अगर सरकार किसी को कोई इकोनॉमिक एडवांटेज देती है और आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे टैक्स की वजह से है। पूरी सोसाइटी जब ऊपर उठेगी, ये आपको भी एक बेटर सोसाइटी जीने के लिए देगी। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की सोच के साथ हम भारतीयों को चलना चाहिए। और दूसरा जो एक बात प्रधानमंत्री मोदी ने बोली कि हम हमेशा अपने हक, कि भाई मेरे को ये फ्रीबीज चाहिए, मेरे को ये राइट चाहिए, मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, मेरे को फ्रीडम टू प्रैक्टिस माय रिलीजन चाहिए, पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पहले पैरामाउंट होनी चाहिए टुवर्ड्स योर नेशन। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक इट अ सेफर प्लेस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सक्सेस, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक इट अ हेल्दियर स्पेस, राइट। ये आप अपना काम क्वालिटी से करो। आपको आप जो एक माइंडसेट हमारे यूथ का, हमारी एक जनरेशन का बन गया है, वेयर दे हैव दिस प्रिविलेज्ड माइंडसेट। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है हमारे अंदर आ गया है कि भाई सरकार को हमें ये देना है, सोसाइटी ने हमें ये देना है, और हमने क्या करना है, हमें उसकी तरफ फोकस होना चाहिए। हम सारी चीजें चाहते तो हैं, पर उसके लिए जो करना है, जो हमारी एज अ इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे हम भाग जाते हैं, राइट। अगर आप सड़क पे चल रहे हो, उसको साफ रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक कंपनी में काम करते हो, वहां पे हाईएस्ट क्वालिटी का मेहनत से काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आपको बेस्ट क्वालिटी से काम करना, आपको टीए, डीए, एलटीए सब कुछ चाहिए, पर जो क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करने के लिए आपको रखा गया है, वो आप अपनी अकड़ में हो, राइट। आप ईमानदारी से अपने आप को कंडक्ट करना है, वो आप कर नहीं रहे हो, राइट। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ड्यूटी फोकस नेशन बनेंगे, हमारा जो ड्रीम है डेवलप्ड कंट्री बनने का बाय 2047, उसके रियलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तीसरी बात जो उन्होंने एंड में, जो सबसे पहले उन्होंने बोली कि भाई 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। अब हमें अपनी डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा हजारों साल का कल्चर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बनानी पड़ेगी। हमें अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री नहीं बनना है, जहां पे हम इतने रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर नेशंस, जहां पे हम क्लाइमेटिक डिजास्टर की तरफ पूरी दुनिया को लेके जा रहे हैं, जहां पे हमें लगता है कि अमेरिका का या हमारे देश का राइट है दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करना, उनके एनर्जी रिसोर्सेज, उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशंस को, जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने किया। कोइंसिडेंटली आज 15 अगस्त को 1 साल हो गया तालिबान का भी दोबारा से अफगानिस्तान में एज अ रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। अब आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई देश सौंप आए हो, आप वहां पे लोगों की हालत देखिए। जो 20 साल में काम थोड़ा बहुत हो रहा था, वो कितना बैक पेस पे आ गया है। औरतों की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, दवाइयां, खाना, ये लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि हमें जो हमारी भारत का जो इंडिक कल्चर है, जो कई हजार सालों का, जिसमें किसी की भी एक्सप्लॉयटेशन, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदुस्तानी ट्रेडिशन रही है, वो किसी को भी अपने से कम नहीं मानती। हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता है, या जो भी हिंदुस्तान से धर्म निकले वो ये नहीं कहते कि दूसरे का धर्म सही तरीका नहीं है भगवान तक पहुंचने का। वो ये नहीं कहते कि जस्ट बिकॉज तुम्हारी स्किन का कलर थोड़ा सा ज्यादा सफेद है, तुम दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, या वो तुमसे कम ह्यूमन है। वो ये नहीं कहते कि इनलाइटमेंट सिर्फ तुम्हारे पास है, राइट। वो नेचर की भी रिस्पेक्ट, हम अपनी ट्रेडिशंस का वेस्टर्न कल्चर में मजाक उड़ता आया, जब हम यज्ञ करते थे, नेचर की रिस्पेक्ट करते थे। आज वो चीजें प्रूव हो गई हैं कि दैट इज द वे फॉर प्रोग्रेस। तो जो 2047 का जब हम डेवलप्ड भारत अपनी आंखों में सोचें, तो हम उसे अमेरिका की तरह ना सोचें, हम उसको एक इंडियन डेवलप्ड कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि जहां पे हेल्दी इन्वायरमेंट है, जहां पे सबकी रिस्पेक्ट है, राइट, जहां पे हम अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। और जब भारत तरक्की करे तो पूरी दुनिया तरक्की करे, हमारी नॉलेज सबके काम आए। हमारी रिसर्च शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लॉइट अदर्स, या किसी को बुली करने के लिए नहीं। हमारी पावर शुड बी यूज्ड टू सेव नॉट जस्ट इंडियंस फ्रॉम द इवल आइज, but it should also be used to save other smaller nations who need our support and protection. सर, आपने माइनॉरिटी मेजॉरिटी की भी बात की,
और भारत के 75 साल हो गए हैं आज़ादी के। और इन 75 सालों में हम ज़्यादा यूनाइट हुए हैं या ज़्यादा बिखरे हैं? देखिए, बेसिकली अगर आप सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया को देखें तो ऐसा लगेगा कि भारत में अब कोई भी बंदा अपने किसी और कम्युनिटी के बंदे को देखना भी पसंद नहीं करता जी। और एक काइंड ऑफ हमारे अंदर एक इनटॉलरेंस आ गई है जी। पर मैं अगर अपना व्यू पॉइंट देता हूं, मेरे को लगता है कि वी आर मोर क्लोजर टुगेदर। एक डिस्कशन शुरू हुई है। मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर मैं पुराने भारत की बात करूं जी। हमारा भारत कंधार से शुरू होकर इवन इंडोनेशिया तक एक कल्चरली टुगेदर था जी। कि जो हमारी भारत की वैल्यूज थी, बर्मा तक तो हमारी बाउंड्रीज थी, हम कल्चरली टुगेदर थे जी। राइट। और पूरी दुनिया से कोई भी आया हमने उसको एक्सेप्ट किया जी। 1947 में हम सेपरेट हो गए जी। राइट। हमारी पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बना और इंडिया बना जी। उस पार्टीशन में भारत एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बन के आया जी। और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि वहां पे इट विल बी एन इस्लामिक कंट्री और वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन बनेगा। अब थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान में बिल्कुल शांति और पीस होना चाहिए था, वहाँ पे लोग बिल्कुल मिलजुल के रहते। अगर मैं करंट पॉपुलेशन परसेंटेज करूँ तो वहाँ पे तो जो थोड़े बहुत माइनॉरिटीज़ थे वो अब रहे भी नहीं जी। बहुत कम परसेंटेज में, टोटल मिला के 2% हो शायद। पर भारत में हर मिनॉरिटी के लोग हैं राइट और एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो थ्योरेटिकली तो पाकिस्तान तो बिल्कुल शांति की जगह होनी चाहिए थी, वहाँ पे भाईचारा होना चाहिए था। जब शांति और भाईचारा होना चाहिए था तो प्रोग्रेस भी होनी चाहिए थी। पर कहाँ पे आज पाकिस्तान? भारत एक बड़ा यूनिक राष्ट्र है। 1946 से 56 के बीच में बड़े देशों को आज़ादी मिली पर सिर्फ भारत एक ऐसा देश रहा जिसमें डेमोक्रेसी बनी रही, जिसमें मोर और लेस पीस बनी रही। मैं ये नहीं कहता दंगे नहीं हुए, दंगे हुए पर उनकी फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिए कम होती गई। शुरू में 1947 तो बना ही दंगों के बाद, उसके बाद काफी दंगे होते थे। पर आप अगर फिगर्स पे जाओगे आप देखोगे पिछले कुछ सालों में और कंपेयर कर लो किसी भी दशक से, पिछले दशक में सबसे कम दंगे हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारत एक दूसरे एक और ज्यादा एक होता जा रहा है। अगर मैं मैं आंकड़ों के बेसिस पे बात करूं, अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, ऑफ कोर्स जब नेचुरल सी ये बात है कि जब आज़ादी को 75 साल होने थे, अगर मैं बात करूं देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया पर हमारे माइंड अभी भी पूरे आज़ाद नहीं हुए, पर वो आज़ाद हो रहे हैं। आज पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ो, अपनी वैल्यूज को समझो, अपनी इंडिक वैल्यूज को समझो। अब हमारा कोई भी धर्म हो, हम सब इन्हीं इंडिक वैल्यूज से निकले हैं, हम इसी भारतीय संस्कृति से निकले हैं। तो हमें उन कॉमन चीज़ों को समझना है कि हम एक हैं। आज ये मैसेज जा रहा है कि भाई आपने किसी ने कोई धर्म परिवर्तन किया हो, इट डज नॉट मैटर, पर हम कॉमन है, हमारे डीएनए सेम है। तो आज हम अपनी कॉमनैलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर कुछ नेसेयर्स, कुछ लोग डराने वाले मीडिया जिनकी पावर चली गई है, वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो मेजॉरिटिज्म है। मैं ये कहता हूं कि भारत में मेजॉरिटी मिनॉरिटी वाली कोई बात ही नहीं है। हमारा कल्चर ही ऐसा रहा है कि हम सब एक हैं। हमने कभी किसी के अंदर कोई भेदभाव रखा ही नहीं है। जो भी रिलीजियंस या कल्चर्स बाहर से भारत में आए, उन्होंने ही इस चीज की नींव डाली कि भाई एक चीज बेटर है, एक चीज खराब है। हमारे यहाँ पे तो कभी इस चीज की बात ही नहीं थी और हम दोबारा से उसी कल्चरल यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। उसको अपोज किया जा रहा है क्योंकि वो किसी के पॉलिटिकल हित में नहीं है। कुछ लोगों के उनकी जो प्रिविलेजेस हैं वो छिन रही हैं। कुछ कुछ कम्युनिटीज के स्मॉल रिलीजियस और पढ़े लिखे एलीट, वो उस कम्युनिटी को बैकवर्ड रख के, अनपढ़ रख के, उनको सिर्फ रिलीजियसली उनको एक काइंड ऑफ बॉइल्ड स्टेटस में, हाइपर स्टेटस में रख के उनका एडवांटेज लेते रहे हैं। पर आज उस कम्युनिटी के लोग भी जाग रहे हैं। अभी हमें थोड़ी देर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिन्होंने इतने साल पावर में रहे हैं, चाहे वो कॉलोनियल माइंडसेट के काफ़ी वेस्टर्न जो इंपीरियलिस्ट माइंडसेट रहा है, जो कॉलोनियल माइंडसेट रहा है, वो आज भी काफ़ी जगह में उनकी, काफ़ी सिस्टम में उनकी पावर है। वो इस चीज़ को आसानी से जाने नहीं देंगे। पर वो चेंज आ गई है, भारत का टाइम आ गया है। और मेरे को ये लगता है कि ये दुनिया के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर सेंटर ऑफ पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, नॉलेज पावर अगर भारत बनेगा, तो भारत के तो डीएनए में नहीं है किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी को अपने से कम समझना। तो मेरे को ये लगता है कि जल्दी ही भारत से ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा और हम सब लोग अपने आप को
एक भारतीय की तरह देखेंगे और एक दूसरे को देख के और एक दूसरे की तरक्की में खुश होंगे। सर, एक और सवाल उठता है कि 75 साल हो गए हैं, पर हमारे जो बॉर्डर्स के कन्फ्लिक्ट हैं चाइना के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ भी, वो कहीं ना कहीं कम होते नहीं नज़र आ रहे। और आने वाले कुछ सालों में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स हम ख़त्म कर दें या उसको थोड़ा सुधार कर सकें? अपने आप में बदलाव ला सकते हो, दूसरे में बदलाव नहीं ला सकते, और आपको उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि हम भारत को कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कि हमारे दुश्मनों को ये पता हो कि भारत के खिलाफ एक्शन का कॉस्ट क्या है, हमें उसका कॉस्ट बढ़ाना है कि भारत के खिलाफ एक्शन कर। मैं आपसे एक सिंपल सवाल, आज से 10 साल पुरानी की आप खबरें देखने शुरू कर दो, कितनी बार आप सुनते थे कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग हुई, फिर सीज फायर हुआ, 2 भारतीय जवान मारे गए, 3 भारतीय जवान मारे गए। मैं ओवरऑल पूरे बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। आज वो खबरें आनी कम हो रही हैं, राइट। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए, इस बार पहली बार अगर आप आज से 30 साल पुरानी जो वहाँ पे मिलिटेंसी रही और आज का सिनेरियो देखें, मैं ये नहीं कहता सब कुछ जीरो हो गया है, पर उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन हो रही है। भारत आज अपने आप को इस लेवल पे आ गया है कि भारत अब पाकिस्तान को अपना चैलेंज ही नहीं मान रहा। अब भारत को ये करना है कि जो वन इंडिया पॉलिसी पे फोकस करना है, जो हमारे एरियाज जहाँ पे पाकिस्तान ने जैसे पीओके है या चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सेटल करना है वंस फॉर ऑल। और अल्टीमेटली दूसरे देश को बदलना आपका काम नहीं है, किसी भी इंसान का काम भी खुद को ही बदलना होता है। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग और पावरफुल करिए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़िए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़िए, कि ताकि दूसरे दुश्मन देश को लगे कि भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये हमारे को बहुत महंगा पड़ेगा। आप यही कर सकते हैं। और मेरे को ये लगता है कि अगले 15-20 सालों में भारत उस स्टेज पे होगा कि भारत के बॉर्डर्स नॉन पोरस होंगे थ्रू आर टेक्नोलॉजी, थ्रू आर स्ट्रेंथ, जिस तरह से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो जाएंगे। मैं जीरो इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या माइंडसेट होगा, मेरे को नहीं पता कि चाइना का क्या माइंडसेट होगा और वो किस पोजीशन में होंगे। पर भारत की स्ट्रेंथ इतनी होगी कि भारत के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी लड़ाई करना किसी के लिए भी बहुत महंगा होगा। और भारत का वो डीएनए नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमारा वो माइंडसेट ही नहीं है कि हम किसी को प्रोब करें, हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करने की का ही माइंडसेट रखेंगे। सर, आज का आखिरी मैसेज। देखो, जो आज हमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया 2047 का डेवलप्ड भारत, मैं होप करता हूं कि वो एक भारतीय संस्कृति वाला डेवलप्ड कंट्री होगा, जहां पे जो सबसे गरीब भी है उसकी भी डिग्निटी प्रोटेक्टेड होगी, लेबर में डिग्निटी होगी, राइट। हमारा इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होगा, हमारे लोग हेल्दी होंगे, हमें ऑर्गेनिक और बेटर चीज़ें मिलेंगी, नॉट लाइक वेस्टर्न, हम फास्ट फूड वाला डेवलप्ड जहाँ पे लोग बच्चे बर्गर खा के मोटे हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उस तरह का डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा। हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी वो पूरे एरिया की स्ट्रेंथ होगी। हमारा देश डेवलप्ड किसी को एक्सप्लॉइट करके नहीं होगा, बल्कि लोगों को साथ लेके होगा। एंड आई विश all the viewers of our channel a very very happy Independence Day। जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया सर। इसी तरह की ज़रूरी जानकारी और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, लेके आते रहेंगे इनसाइट्स विद विशाल सूद।